नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और आज चंदन पोद्दार एनालिसिस पर हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की। जी हां, टेलीकॉम सेक्टर जिसमें एक बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है, दैट इज द पेमेंट्स ऑफ एजीआर। एजीआर इज व्हाट? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए एजीआर क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है, इसका डिस्प्यूट क्यों बना, इतनी बड़ी लायबिलिटी जो टेलीकॉम कंपनीज की थी वो गवर्नमेंट के प्रति कैसे आ गई और गवर्नमेंट अब उसको किस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करी, और फाइनली हम आएंगे कि किस तरीके से अब गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को रेस्क्यू किया है और अपनी डेट्स को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट किया है। तो पूरे की पूरी कहानी कहां से शुरू होती है और हमें उसे एंड तक समझने की जरूरत है। इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट पे हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता क्या है। देखिए, जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं इनको लाइसेंस फीस देनी होती है, किसको? गवर्नमेंट को। अब ये लाइसेंस फीस होता क्या था जरा समझिए। पहले जो ये लाइसेंस फीस होती थी ये फिक्स हुआ करती थी। 1999 से पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, एक फिक्स लाइसेंस फीस लेती थी और लाइसेंस टू ऑपरेट दे देती कि आप जो है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करिए। लेकिन हुआ क्या, 1999 के बाद गवर्नमेंट ने अपने नॉर्म्स को चेंज किया और नॉर्म्स को चेंज करके क्या बोला कि बेसिकली ये जो हम आपसे फिक्स्ड फीस लेते हैं, अब ये फिक्स्ड फीस नहीं होगी, अब ये बेस्ड होगी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे। व्हाट इज रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल? कि सपोज वोडाफोन को जो है गवर्नमेंट से एक लाइसेंस मिला कि आप दिल्ली सर्कल के अंदर अपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करिए। तो वहां पर वोडाफोन को जो रेवेन्यू आएगा, सपोज वोडाफोन को 100 रुपीज का रेवेन्यू आया, तो गवर्नमेंट ने बोला कि उस रेवेन्यू के बेसिस पे जो है आप हमको फीस देंगे, और वो थी 3 to 8% के बीच में। अभी हम उसमें डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आएंगे, मतलब कि आप जो भी कमाएंगे उसका जो है 1% हिस्सा हमको एज ए फीस आपको देना होगा। अब फिक्स रेवेन्यू मॉडल नहीं चलने वाला है। और ये कब से हुआ था? 1999 के बाद। अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने मॉडल तो कर दिया, इसमें एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट आया। डिस्प्यूट क्या आया? रेवेन्यू की डेफिनेशन के ऊपर। गवर्नमेंट ने बोला कि हम एजीआर का मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का ये परसेंटेज आपसे एज ए फीस लेने वाले हैं, लेकिन उस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आएगा इस पे क्लैरिटी नहीं थी। जो टेलीकॉम कंपनीज थी उनका ये मानना था कि इस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन के अंदर जो उनकी कोर एक्टिविटीज है सिर्फ वो वाला रेवेन्यू आएगा, जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो रेवेन्यू नहीं आएगा। अब कोर एक्टिविटीज और नॉन कोर एक्टिविटीज का मतलब क्या है? देखिए, कोर एक्टिविटीज उन्होंने ये समझा कि भाई सपोज हम अपने कस्टमर से 30 रुपए का 50 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं, तो वो हमारा क्या है? कोर रेवेन्यू है। हम उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की फीस है वो पे करेंगे। लेकिन ये लोग कंपनीज क्या करती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूं कि कोई नई कंपनी आई, लेट्स से XYZ एक नई कंपनी आती है, और वो XYZ कंपनी जो है अभी दिल्ली के अंदर सिर्फ ऑपरेट कर रही है, मुंबई के अंदर ऑपरेट कर रही है। लेकिन आप समझिए, उसका जो कस्टमर है वो हर समय दिल्ली और मुंबई में रहेगा, ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो तो थ्रू आउट द इंडिया कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। और जब वो थ्रू आउट द इंडिया कहीं पर भी ट्रैवल कर रहा है, सपोज वो केरला के अंदर है, तो उस समय भी उसका नेटवर्क चाहिए। ये थोड़ी ना कंपनी ये बोल सकती है कि तू दिल्ली और मुंबई के अंदर नहीं है भाई, हम नेटवर्क नहीं दे सकते, हम यहाँ ऑपरेट करते हैं। तो वहां पर क्या करती हैं ये कंपनी? टाइप्स करती हैं कि हमारा कस्टमर वहां पे जाएगा तो उनके नेटवर्क्स को जो है वो शेयर करेगा। इसमें कस्टमर को कभी कुछ नहीं पता लगता, ये इंटरनल टाइप सारे के सारे होते हैं, और टाइप करती है तो ऑब्वियसली वहां पर भी फीस वगैरह दी जाती है। तो ये सब जो होते हैं ये भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सपोज मेरी कंपनी है, पूरा इंडिया का मेरे पास लाइसेंस है, एक कंपनी है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर बैठी हुई है, वो मेरे साथ टैप करती है कि भैया दिल्ली के बाहर मेरा कस्टमर जाएगा तो आपका जो नेटवर्क है वो शेयर करेगा और उसके लिए मैं आपको फीस दूंगा। तो वो भी मेरे लिए रेवेन्यू हो गया एक तरह से, ये सुनो। बट वो मेरे पास कस्टमर से नहीं आ रहा, वो मेरे पास इनडायरेक्टली आ रहा है, तो ये मेरा नॉन कोर रेवेन्यू हो गया एक तरह से। तो इस तरह का डिस्प्यूट था। बेसिकली कंपनीज का ये मानना था कि जो रेवेन्यू है वो सिर्फ कोर एक्टिविटीज का लेना है, नॉन कोर एक्टिविटीज का नहीं लेना। तो हुआ क्या, यहां पर पूरा का पूरा मुद्दा कि ये मामला जो है कोर्ट के अंदर चला गया, और कोर्ट ने क्या किया, अक्टूबर 2019 के अंदर अपना वर्डिक्ट दिया, अपना ऑर्डर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया जो रेवेन्यू की आप बात करते हो जिसपे गवर्नमेंट को अपनी लाइसेंस फीस लेनी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोर एक्टिविटीज नहीं आएंगी, उसके अंदर सभी तरह का जो रेवेन्यू है वो आएगा। देखिए,
सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू इंक्लूड ऑल रेवेन्यूज एक्सेप्ट फॉर टर्मिनेशन फीस एंड रोमिंग चार्जेस। अभी टर्मिनेशन फीस और रोमिंग चार्जेस को नहीं आएंगे। रोमिंग चार्जेस आप लोगों ने अब तो खैर नहीं लगते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे और आप जो वहां पर कॉल पिक अगर आप करते थे, सपोज मैंने दिल्ली का नंबर ले रखा है, मैं मुंबई गया, मुंबई में मैं कॉल पिक करता हूं, तो कॉल पिक करने के मेरे चार्जेस करते थे जिसको रोमिंग चार्जेस बोला जाता था। टर्मिनेशन चार्जेस क्या होते थे, ये कभी कस्टमर को डायरेक्टली नहीं पे करने पड़ते। होता क्या था टर्मिनेशन चार्जेस पे कि सपोज मेरा जियो का नंबर है, अब मैं एयरटेल पे कॉल कर रहा हूं, ठीक है, तो एक तरह से जियो वाला बंदा एयरटेल पे कॉल कर रहा है, तो जियो कंपनी जो है वो एयरटेल को एक फीस देती थी विच इज अराउंड 6 to 7 पैसा पर मिनट। अब इसका भी सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उस समय जो 2019 के अंदर जो वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रेवेन्यू के अंदर हम सब कुछ लेंगे, जितना पैसा कंपनी के पास आ रहा है, टेलीकॉम कंपनीज के पास आ रहा है, उन सब के ऊपर उसको जो है लाइसेंस फीस पे करनी पड़ेगी। सिर्फ दो अमाउंट्स लिए जाएंगे, एक होगा टर्मिनेशन फीस और दूसरा कौन सा होगा, रोमिंग चार्जेस। अब इसके बाद क्या होना था, बम फटना था, और वो बम फटा किसके ऊपर, एयरटेल के ऊपर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर, सभी कंपनीज के ऊपर लगभग बम फटा। क्यों, क्योंकि वो क्या समझ के चल रहे थे कि ये जो एजीआर की डेफिनेशन है इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ अपना कोर रेवेन्यू लेना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट के फेवर में अपना वर्डिक्ट दे दिया। अब इसकी वजह से आप देखिए, ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिशन दिया, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिशन दिया कि किस कंपनी का कितना अमाउंट ड्यू है और कितना पे कर रखा है। तो आप देखिए एयरटेल का उस समय 43,980 करोड़ रुपीस का अमाउंट है, जिसमें से उसने सिर्फ इतना पे कर रखा था, 18,000 करोड़ के आसपास। देखिए ये अमाउंट अब समझिए, क्योंकि रेवेन्यू बेसिस पे है तो रोज की रोज रिवाइज होता है, तो आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो फिगर्स थोड़े ऊपर नीचे मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2019 की बातें बता रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया सबसे ज्यादा 58,254 करोड़ रुपीस का टोटल ड्यू, जिसमें से सिर्फ पे कितना कर रखा है, 6,354 करोड़ रुपए। टाटा टेली सर्विसेज जो कि अब टीटीएमएल हो चुकी है, इसका रेवेन्यू लगभग 17,000 करोड़ का, जिसमें से पे किया मात्र 4,000 करोड़ के अप्रोक्स। और जियो, क्योंकि सबसे बाद में इसके केस में ऐसा नहीं था, इसका बहुत कम ड्यू था और वो सारा का सारा इसने पे कर रखा था। नाउ अब आप देखिए सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर वोडाफोन आइडिया, आप देख रहे हैं कितना हैवी ड्यू गवर्नमेंट के लिए, सिर्फ कितना अमाउंट पे कर रखा है, 6,354 करोड़ रुपए का। मतलब सीधी सीधी मोटा मोटा 50,000 करोड़ रुपए की जो लायबिलिटी है वोडाफोन आइडिया के ऊपर आ गई। और वोडाफोन आइडिया देखिए पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं बात करूं, सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं, इनकी जो लायबिलिटीज पार्ट होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत करना होता है। तो ऑब्वियसली एक इक्विटी फंड से वो नहीं किया जा सकता, डेट फंड रेस करने होते हैं। वो लायबिलिटी अपार्ट फ्रॉम दैट ये 50,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आ गई, मतलब इसका शटडाउन होना ऑलमोस्ट तय था। इवन जो वोडाफोन ग्रुप है उसके जो सीईओ है, टॉप एकदम इंडियन सीईओ की बात नहीं कर रहा मैं, जो टॉप ग्रुप यूके के सीईओ है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था अब हम इंडिया का जो हमारा वेंचर है उसको हम एकदम राइट ऑफ कर चुके हैं, हम मान के चलते हैं वहां से कुछ आएगा ही। ये इतना बुरा इसका हाल हो चुका था। अब हुआ ये कि इतनी मोटी लायबिलिटी में फंसने के बाद ये माना जा रहा था कंपनी बंद हो जाएगी और सिर्फ एयरटेल और जो जियो है वही मार्केट के अंदर ऑपरेट करेंगे। टाटा टेली सर्विसेज ये ऑलरेडी पब्लिक डीलिंग से हट चुकी है। तो यहां पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। तो यहां पर हुआ क्या, मार्च 2020 के अंदर, मार्च 2020 के अंदर जो हमारा डॉट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया और सुप्रीम कोर्ट को ये बोला कि भैया ये जो पैसा लेना है आप ये अलाउ करिए कि ये कंपनीज जो है इस अमाउंट को अगले 20 सालों में बांट के दे, अगले 20 सालों में इस अमाउंट को दे, और किसी भी प्रकार की हमें कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि 20 ईयर्स में अलाउ कर। लेकिन सितंबर 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो 20 साल का समय तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वी कैन नॉट अलाउ 20 ईयर्स, बट यस हम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स देते हैं और 10 सालों के अंदर जो है ये अमाउंट इन कंपनीज को पे करना है। लेकिन 10 साल का समय भी मैनेज कर पाना इन कंपनीज के लिए आसान काम नहीं था। फिर बात आने लग गई कि फिर वोडाफोन आइडिया जो बंद होगा, पीछे न्यूज भी आई जहां पर आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैं वोडाफोन से एग्जिट कर रहा हूं और मैं क्लियर ऑफर देता हूं गवर्नमेंट को कि वो जितने भी आदित्य बिरला ग्रुप के शेयर्स हैं वो सारे के सारे जो है गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे इसमें ड्रामेबाजी चलनी शुरू हो गई थी। फाइनली अब ये कंक्लूजन निकल के आया है क्या, कि जितना भी वोडाफोन आइडिया का एडीआर ड्यूज है गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको माफ कर रही है और उसके बदले में वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर उतने अमाउंट के जो है वो शेयर्स ले रही है। जो लेटेस्ट निकल के आया है, गवर्नमेंट गेट्स लार्जेस्ट स्टेक इन वोडा आइडिया
इन रेस्क्यू पैकेज। रेस्क्यू किस तरीके से किया? क्योंकि जितना भी डेट था उसको उठा करके इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर भी है कंपनीज एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट चाहे अगर पब्लिक वेलफेयर में ऐसा है तो ऐसा कर सकती है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, अभी ये डिसीजन हो गया कि करना है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उसके बाद ये होगा कि आदित्य बिरला ग्रुप के 17.8%, वोडाफोन के 28.5%, गवर्नमेंट की लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग 35.8 और पब्लिक की मात्र 17.9% जो है वो होल्डिंग रह जाएगी। दीज विल बी द न्यू होल्डिंग्स। 35.8% स्टेक वीआई के अंदर गवर्नमेंट का अगेंस्ट ऑल ड्यूज, ठीक है, और गवर्नमेंट सबसे बड़ी शेयर होल्डर यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन एक चीज जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत अच्छी करी, और शायद ये एमटीएनएल और बीएसएनएल से गवर्नमेंट ने एक मैं कहूँ सबक लिया है, क्योंकि एमटीएनएल और बीएसएनएल में गवर्नमेंट की मैनेजमेंट बैठी हुई है। यहाँ गवर्नमेंट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर हमारा एक भी बंदा नहीं बैठेगा, हम सिर्फ एज ए इन्वेस्टर रहेंगे, और इसकी जो मैनेजमेंट जैसे पहले थी वो ही कंटिन्यू करने वाली है। तो ये सबसे अच्छी चीज है, गवर्नमेंट विल नॉट टेक द बोर्ड सीट एंड एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट विल कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा रहता है, आने वाले टाइम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ये कंपनी चल सकती है, अदरवाइज इसका स्कोप अभी नहीं है। वैसे 4-6 महीने में रुकना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा टीटीएमएल जिसका मैंने बताया, जो कि लगभग पब्लिक डीलिंग से एकदम खत्म हो चुकी है, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि उसके भी जो ड्यूज है पेंडिंग है, वहां पर भी जो है गवर्नमेंट अब से इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। इवन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं टीटीएमएल के, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया है कि वो जितना भी इंटरेस्ट ऑन एजीआर ड्यूज है उसको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तैयार है, अगर म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट के साथ मैच कर जाते। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट रिलीफ टेलीकॉम सेक्टर के लिए। लेकिन यहां पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए, यहीं पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा समझना चाहिए था कि इतने हैवी ड्यूज और सिर्फ इतना पेमेंट, कुछ तो वोडाफोन आइडिया की बुक्स में दाल में काला था, और यहीं पर कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग ऑडिट, स्ट्रॉन्ग चेक्स लगाने की जरूरत थी। क्योंकि अगर आप देखें कंपैरेटिवली दूसरी कंपनीज में, तो कुछ तो उन्होंने ज्यादा पे किया होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लेस, ऑलमोस्ट सिर्फ 10% अमाउंट ही पे कर रखा था। तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ का यहाँ पर विषय बन जाता है। चलिए, बट यहाँ पर भी अब मुद्दा सॉल्व होता है, आगे कंपनी अच्छी चलती है, 3 कंपनी हिंदुस्तान के अंदर रहती है, ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। जय श्री श्याम।